हाँ जी, सभी को नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्लाइमेटोलॉजी में जो हमारा पहला वीडियो था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। हम आगे हैं, आने वाले हैं दूसरे वीडियो में। आगे और भी बहुत सारे वीडियोज आएंगे, 4-5 पार्ट में पूरी क्लाइमेटोलॉजी को हम खत्म करेंगे। ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज आपको ये बात समझ में आ जाएगी हवा कैसे चलती है, हवा कैसे घूमती है और क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पर कम बारिश होती है। सारी कहानी खत्म हो जाएगी। चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं सीधे सीधे सवाल पर। सवाल क्या है ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कि भैया 0 डिग्री और आपके पास है 35 डिग्री, 65 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका कहानी क्या है, इस कहानी को अगर सब शुरू करें तो आपको एक बात यहाँ से समझ में आनी चाहिए। सर समझ में क्या आती है, ये है मान लीजिए आपका सर्कल। मैं यहाँ पे सर्कल बनाने की कोशिश करूँ अगर, तो ये है आपका, ये है अर्थ। ठीक है, अब अर्थ में एक लाइन बनाते हैं और मैं आपको सारी बात एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए, ये हो गया 0 डिग्री, उसके बाद हो गया ये आपका हो गया 23.5 डिग्री, इधर नॉर्थ की तरफ भी हो गया 23.5 डिग्री। ठीक है, हम 66 की बात नहीं कर रहे हैं, कहिए तो कर लें। ठीक है, चलिए, खैर अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से। यहाँ पे अपने पास क्या था, 0 डिग्री। ये है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ। एकदम ध्यान समझिएगा सारी चीज़ को, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 23 की कहानी है। ऊपर वाला एरिया नॉर्थ का है, नीचे वाला एरिया साउथ का है। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, एक लाइन में बनाता हूँ। लाइन में बनाऊंगा तो इस वाली जगह पे मैं लिखूंगा 0। मैं नॉर्थ की बात करूंगा, साउथ वाली अपने बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मैं लिखूंगा 20 to 30, इधर मैं लिखूंगा 60-70 या 60-50, और यहाँ पे लिखूंगा मैं 90। तो ये बात समझ में आ गई। ये वाला एरिया किसका है, इक्वेटर का है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पार्ट है, तो ट्रॉपिकल एरिया बोलेंगे। ये भी ट्रॉपिकल एरिया का पार्ट होगा, और ये किसका होगा, पोल का पार्ट होगा। ये बात हम सबको समझ में आ रही क्या, जल्दी बताइए। तो ये समझ में आ रही है बात, तो वापस आइए, और वापस आएंगे तो ये देखेंगे। ये देखिए, होता है ये है एक्चुअली, यहाँ पे 0 डिग्री है। मैं प्रेशर बेल्ट की बात कर रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर बेल्ट। कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, कहाँ पर प्रेशर कम है, हवा कैसे चलेगी, ये बात कहाँ से क्लियर होती है। तो ये बात मेरे भाई क्लियर होती है यहाँ से। 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 डिग्री पे आपको पता है, आपने अगर लास्ट क्लास देखा है, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, इसके तुरंत पहले वही वीडियो होगा। तो 0 डिग्री पे क्या होता है, हवा गर्म होती है। 0 डिग्री पे इंसोलेशन ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है भैया, इंसोलेशन ज़्यादा होता है। ये बात हम सबको समझ में आ चुकी है। इंसुलेशन ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बताओ क्या होगी, हवा हवा ऊपर की तरफ जाएगी। जब जब यहाँ पे सरफेस है, इस सरफेस के आसपास हवा अगर गर्म होती है, हवा जब गर्म होती है तो हवा किधर की तरफ जाती है, हवा ऊपर की तरफ जाती है। और जब हवा ऊपर की तरफ जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। और हवा में वाटर वेपर अवेलेबल है। वाटर वेपर धीरे धीरे जब ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से ऊपर जाकर के ठंडा होगा, तो वाटर वेपर क्या बना देता है, वाटर ड्रॉपलेट बना देता है, और वहीं से बन जाते हैं बादल, और वहीं पे हो जाती है बारिश। इसका मतलब है कि 0 डिग्री वाले एरिया में, यानी इक्वेटर वाले एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। ये बात समझ में आ गई। यानी इक्वेटर वाले एरिया में बारिश ज़्यादा देखने को मिलती है, मौसम यहीं पे इनस्टेबल रहता है। ठीक, क्यों, क्योंकि इंसुलेशन ज़्यादा है। इंसुलेशन की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ा है, और टेम्परेचर मैक्सिमम इंसुलेशन नहीं है। मैक्सिमम इंसुलेशन तो यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बादल नहीं रहते हैं, इधर बादल रहते हैं, बारिश हो जाता है। तो यहाँ पर हवा ऊपर की तरफ गई, हवा ऊपर की तरफ गई। जब हवा ऊपर की तरफ जाती है तो इस एरिया में आते आते हवा ठंडी हो जाती है। अब बताओ, मेरे सिर पे कुछ रखा हुआ था, जैसे मान लीजिए ये मैंने अपने सिर पे रखा, ये मेरे सिर पे रखा हुआ है। सिर पे रखा हुआ तो प्रेशर ज़्यादा है, मैं हटा देता हूँ तो प्रेशर कम हो जाता है। यही कहानी है। हवा जब इस वाले सरफेस पर थी, हवा जब इस सरफेस पर थी तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था। अब हवा उठ ऊपर चली गई, ऊपर चली गई तो यहाँ पर क्या बन गया, हाई प्रेशर, और यहाँ पर क्या बन गया भैया, लो प्रेशर। ये बात समझ में आ गई क्या। इक्वेटर पर कैसे लो प्रेशर बना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, हवा भारी, हवा हल्की हुई। याद रखिएगा, जब जब हवा का टेम्परेचर, एयर, ये एयर है, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से यहाँ पे बता देते हैं। जब वर्टिकल मूवमेंट किसी चीज़ का हो रहा है ऊपर नीचे, तो ये जो होता है इसको एयर कहते हैं। जब इस तरह बहता है, इस तरह, तो ये जो होता है वो विंड होता है। यानी जब हम कहें वर्टिकल मूवमेंट है, कैसा मूवमेंट है, वर्टिकल, वर्टिकल मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ऊपर जाना नीचे आना, तो ये जो होता है हवा कहलाता है। लेकिन जब आप एक्स प्लेन पे देखते हैं, दाएं बाएं, तो ये वाला विंड कहलाता है। तो जो हमको लगता है फैन चल रहा होता है, लगता है, तो वो कैसा मूवमेंट है, वो हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल
महसूस नहीं होता है। अभी भी यहाँ से भी कुछ जा रहा होगा, हवा जा रही होगी ऊपर, लेकिन हमको पता नहीं चलता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो ये बात हमको सबको क्लियर हो गई। यहाँ पर क्या बना, हवा। जब जब हवा गर्म होती है, जब जब मेरे भैया हवा गर्म होती है, हवा जब गर्म होती है, हवा जब गर्म होती है, एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा, जब जब हवा गर्म होती है, हवा हल्की होती है। हवा जब हल्की होती है तो क्या क्या होता है, हवा ऊपर की तरफ जाती है। हवा जब ऊपर की तरफ जाएगी तो हवा में क्या मौजूद है, वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या करते हैं सर, वाटर वेपर ऊपर जाकर के वाटर ड्रॉपलेट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लैप्स रेट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होता है, घटने लगता है। तो पहले वाटर वेपर था, भाप को थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा कम कर दीजिए तो क्या हो जाता है, पानी बन जाता है। यही कहानी है। तो वो पानी बन जाता है, वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है। अब वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के आसपास बन जाता है, एरोसॉल के आसपास बन जाता है, तो वो बादल कहलाता है। और बादल से फिर हो जाती है बारिश। ये सब बात क्लियर हो गई। यानी 0 डिग्री पर यहाँ से हवा ऊपर की तरफ गया तो ऊपर की तरफ बन गया, ये क्या है, ये ट्रोपोपॉज है। यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर खत्म हो रहा है तो ये ट्रोपोपॉज है। ट्रोपोपॉज पे बन गया है हाई प्रेशर, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, लो प्रेशर है। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो अब इसको, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट। ठीक है, चलिए इधर देखिए। अब ये देखिए यहाँ पर तो बन चुका है। अब यहाँ पे आइए, पोल वाले एरिया में क्या है, पोल वाले एरिया में खूब ठंडा है, बारिश, धूप एकदम नहीं है, धूप एकदम नहीं है तो एकदम ठंडा है। और ठंडा है तो बताओ, हवा भी ठंडी होगी, और हवा जब ठंडी होती है तो मेरे भाई भारी होती है, और भारी होती है तो वो कैसे जाएगी, नीचे जाएगी। यानी हवा यहाँ पर नीचे आती है। हवा नीचे आएगी तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर। और इस एरिया में क्या बनेगा बताओ, लो प्रेशर। ये बात सबको क्लियर हो गया। इक्वेटर पे क्या हो रहा था, हवा ऊपर की तरफ जा रही है तो लो प्रेशर, ऊपर हाई प्रेशर बन रहा है। पोल के एरिया में हवा जो है ठंडा है तो ठंडा है तो नीचे आ रही है, भारी हो रही है, तो यहाँ पर बन रहा है हाई प्रेशर और यहाँ पर बन रहा है लो प्रेशर। ठीक है, अब आगे आइए। यहाँ पर बन चुका है हाई प्रेशर, हवा ऐसे गई है तो हवा दूसरी तरफ भी चली जाती है, एक जगह तो रुकेगी नहीं। तो जब हवा इस तरफ आने लगी, इस तरफ आने लगी, पहले यहाँ से हवा निकली थी, अब ये धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रही है, इस तरफ बढ़ रही है, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, धीरे धीरे जो होता है ठंडा होने लगता है। ठंडा होते 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 आगे आती है, ठंडा इतनी ठंडा हो जाती है, भारी हो जाती है, भारी हो जाती है तो यहाँ पर गिरने लगती है। तो ये वाला पहला सेल कंप्लीट होता है। ठीक है, वापस आते हैं दूसरे वाले स्लाइड पे, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे हवा ऊपर की तरफ जा रही थी, ऊपर गई हवा, ऊपर गई, उसके बाद हाई प्रेशर बनाती है, हवा इधर आते गिरती है, हवा इधर भी गिरती है। इधर की बात नहीं कर रहा, हम इधर की बात कर रहे हैं। हवा जब गिरती है तो यहाँ पे ठंडा हो गई, ठंडा हो गई तो और नीचे आने लगा, नीचे आने लगा तो बताओ यहाँ पे क्या हुआ, हाई प्रेशर। मेरे सिर पे कुछ नहीं था, मेरे सिर पे अचानक से लोड बढ़ा है तो मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ा है, यही बात तो हम कहते हैं ना। तो यहाँ पर क्या बन गया, हाई प्रेशर। फिर से समझिए, 0 डिग्री पे क्या हो रहा था, हवा गर्म हो रहा था, हवा गर्म हो रहा था, हवा गर्म होता है तो हल्का होता है, हल्का होता है तो ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर। अब हवा जहाँ गया है तो वहाँ भारी बन जाएगा तो वहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा। अब हवा ऐसा तो है नहीं कि एक जगह रुका रहेगा, तो दोनों तरफ जाएगा, दोनों तरफ जाएगा तो धीरे धीरे ठंडा होगा। इक्वेटर से दूर जा रहे हैं तो ठंडा होगा कि नहीं होगा, और ठंडा होगा, ठंडा होगा तो और भारी होगा, और भारी होगा तो और नीचे आएगा, और नीचे जब सरफेस पे आता है तो सरफेस पे क्या बनाता है, हाई प्रेशर बनाता है। ये बात समझ में आ गई? सरफेस पे क्या बनाता है सर, हाई प्रेशर बनाता है। इसके बाद फिर आगे बढ़िए, हाई प्रेशर बना है और यहाँ पर जो इक्वेटर पे जो हवा थी वो यहाँ पर वही हवा है, लेकिन बताओ इसके कंपेयर में ठंडा होगा कि नहीं होगा। यानी धीरे धीरे पोल की तरफ आ रहे हैं तो ठंडा होगा, तो कंपेरेटिवली ये हवा ठंडी होती है। अब आगे यहाँ बढ़िए, यहाँ पे लो प्रेशर बन गया था, ठंडा हो गया था, हवा जो है नीचे की तरफ आ गई थी। अब आप बोलेंगे सर हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, ये आप बताए हैं पहले। हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलती है, यहाँ पे हम देख रहे हैं लो प्रेशर से हाई प्रेशर है, यहाँ भी लो प्रेशर से हाई प्रेशर है। ये क्या मामला है? ये मामला ये है, ये जो होते हैं जो, वो थर्मली इंड्यूस्ड वेल्थ हैं। थर्मली इंड्यूस्ड मतलब होता है कि भैया जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा ऊपर की तरफ जाती है, तो इसमें हाई प्रेशर लो प्रेशर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, ये डायनेमिक इंड्यूस्ड नहीं है। अभी हम आपको दोनों बताते हैं, एक होता है थर्मली इंड्यूस्ड यानी टेम्परेचर की वजह से जो होता है, एक होता है डायनेमिक इंड्यूस्ड जो प्रेशर की वजह से होता है। दोनों बात समझ में आ रही है? तो फिर से समझिए, लो प्रेशर यहाँ पर बना, हाई प्रेशर हुआ, हवा नीचे आई, इससे ठंडा हुआ, ठंडा हुआ तो और नीचे आई, तो यहाँ पे क्या बनाती है, हाई प्रेशर। और पहला से, और फिर उसके बाद ये हवा कुछ इधर चली जाती है, कुछ इधर चली जाती है, और पहला सेल कंप्लीट होता है जिसका नाम है हेडले सेल। बात समझ में आ गई? पहला सेल कंप्लीट होता है जिसका क्या नाम है, हेडले सेल। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हो गया है पानी पानी कह रहा हूँ, हवा ठंडी हो गई है। हवा जब ठंडी हो गई है तो ये नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पे बनाएगी हाई प्रेशर, और यहाँ बन गया है लो प्रेशर, और यहाँ से फिर हवा चल जाएगी, यहाँ से हवा चल दी।
इधर से भी हवा चल दी, इधर से भी हवा चल दी, दो हवाएं आ रही हैं, बताओ ये हवा ठंडी होगी ज्यादा या ये हवा ठंडी होगी ज्यादा? ऑब्वियसली जो पोल से हवा आ रही है भैया, पोल से जो हवा आ रही है वो ठंडी होगी, और यहां से जो हवा जाएगी वो गर्म होगी। इसके कंपेयर में, कंपेरेटिवली हम कंपेयर स्टडी इसको बोला जाता है, कंपैरिजन करना, तुलना करना। ये पोल से हवा आ रही थी, जो पोल से हवा आएगी वो कैसी होगी सॉरी यहां से पोल से जो हवा आ रही है वो ठंडी है, लेकिन जो इक्वेटर से हवा आ रही है वो गर्म है। इनके कंपेयर कर रहे हैं। तो ये बताओ, कोल्ड एयर है इधर से आ रही है, हॉट एयर है, वार्म एयर इधर से आ रही है। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं कभी भी हवा में एक्सीडेंट नहीं होता है। ये हवा ठंडी है, ये हवा गर्म है, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाती है, ठंडी हवा उसके नीचे रह जाती है। तो यही कहानी बनता है। तो कोल्ड एयर यहाँ से बोला अच्छा तुम कोल्ड एयर, इधर से बोलता अच्छा तुम वार्म एयर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो काम करो, कोल्ड एयर को यहाँ रहने दो, वार्म एयर तुम ऊपर चले जाओ, ठीक है। तो ये ऊपर जाता है तो कुछ कोल्ड एयर को भी लेके साथ में चला जाता है, यानी हवा जो है ऊपर चली जाती है। हवा ऊपर चली जाती है तो बताओ इस एरिया में क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां पर क्या बना था पोल वाले रीजन में? बोलो, जहां पे भी बैठे हैं प्लीज ईयरबड, ईयरफोन या निक बैंड जो भी लगाए हैं या नहीं भी लगाए हैं, स्पीकर पे देख रहे हैं, घर वाले देख रहे हैं, चुपचाप उठ के बैठ जाइए और सुनिए। पेन पेपर लेकर के बैठिए, तभी जाके कुछ होगा, ठीक है। तो जीवन में आग होनी चाहिए यार, आग नहीं है तो किस बात की पढ़ाई कर रहे हैं आप? चलो, तो ये 90 डिग्री पे हाई प्रेशर बन गया। हाई प्रेशर से हवा चली, इधर से भी हवा चली, और ये वार्म एयर, वार्म एयर जो है ऊपर जाती है। कभी भी याद रखिएगा, दो एयर है, पहला है आपका कोल्ड एयर और दूसरा है आपका वार्म एयर। दोनों हवा एक दूसरे से मिलती हैं तो ये हवा जो है वार्म एयर ऊपर की तरफ चली जाती है। ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब जब हवा गर्म होती है तो भी ऊपर जाती है, हल्की हो जाती है। जब जब हवा ठंडी होती है तो नीचे आ जाती है। जब दो एयर मिलती हैं, दो एयर पार्सल मिलते हैं, एक तरफ से गर्म एक तरफ से ठंडा, तो जो गर्म वाला होता है वो ऊपर चला जाता है, ठंडा वाला नीचे रह जाता है, क्योंकि ठंडा वाला कैसा है? भारी, और जो हल्का होता है वो ऊपर चला जाता है। तो यही कहानी बनती है। तो यहां पर अब देखिए फिर से समझिए, तो इक्वेटर वाले एरिया में क्या बना? इक्वेटर वाले एरिया में नीचे क्या बना? नीचे बना है लो प्रेशर। 30-35 डिग्री वाले पे क्या बना है बताओ? ये हवा गिर रही थी, हवा गिर रही थी तो ये बन गया हाई प्रेशर। उसके बाद यहाँ पर हवा ऊपर की तरफ चली गई तो ये बन गया लो प्रेशर, और यहाँ पर हवा नीचे की तरफ आ रही थी तो यहाँ बन गया हाई प्रेशर। अब इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देख रहे थे टेम्परेचर की वजह से हवा ऊपर की तरफ जा रही थी, यहाँ पर टेम्परेचर की हवा से इसको नीचे की तरफ ला रहे थे, तो इसको बोला जाता है थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट। कौन कौन से बेल्ट थर्मली इंड्यूस होते हैं? पहला इक्वेटोरियल बेल्ट और दूसरा जो होता है पोलर बेल्ट, ठीक है। पोलर बेल्ट और इक्वेटोरियल बेल्ट थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट होते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से? पोलर बेल्ट नीचे आ रही थी, और इक्वेटर वाला जहां पे ऊपर जा रहा था। तो इक्वेटोरियल बेल्ट हो और पोलर बेल्ट हो, दोनों कैसे होते हैं? थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट होते हैं, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पर 30-35 डिग्री ये होता है सब ट्रॉपिकल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। सब ट्रॉपिकल में क्या हो रहा है? जैसे हवा टेम्परेचर की वजह से ठंडा हो रही है, ठंडा हो गया तो भारी हो गया, भारी हो गया तो नीचे आने लगा। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बन गया है क्या? यहाँ पर जो यहाँ पर ये हवा आ रही है, यहाँ पर कैसा है? हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा आ रही है, और यहाँ पे आने के बाद क्या बन गया? हाई प्रेशर हो गया। इसको डायनेमिकली इंड्यूस्ड बेल्ट कहते हैं। इसको भी क्या बोलेंगे? डायनेमिकली इंड्यूस्ड बेल्ट कहेंगे। तो दो बेल्ट हमारे पास ऐसे हैं जो थर्मली इंड्यूस्ड हैं, पहला और दूसरा, यानी ये इक्वेटोरियल वाला और ये पोलर वाला। बाकी जो दो हैं वो कैसे होते हैं? डायनेमिकली इंड्यूस्ड होते हैं। इसी को ट्राई सेलुलर मॉडल ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कहा जाता है। पहले वाले सेल को क्या बोला गया? पहले वाले सेल को बोला गया हेडले सेल, दूसरे वाले को बोला गया फेरल सेल, और तीसरे वाले को बोला गया पोलर सेल। ये बात समझ में आ गई? अब थोड़ा और ध्यान से समझिएगा। तो पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, हेडले सेल। दूसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरल सेल। और तीसरे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? पोलर सेल बोलते हैं। ये बताइए, एकदम क्लियर दिख रहा है? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो यानी पहले वाले को हमने बोल दिया हेडले सेल। यहाँ से क्या होता है? लो प्रेशर से हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हवा गर्म होती है ऊपर की तरफ जाती है, इधर आती है तो ठंडा हो जाती है तो हाई प्रेशर बनाती है। इधर से हवा इधर भी आती है, इधर से हवा आती है तो ये गर्म ऊपर की तरफ चला जाता है तो लो प्रेशर बनता है। हवा ठंडी होती है तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनाती है। किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैंने 2 बार बता दिया, अब भी नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत और कोई परेशानी आपको बचेगी नहीं, ठीक। अब मेरे भाई यहाँ पे अगर हाई प्रेशर बना है, पानी हवा आया है, तो एक हवा इधर भी जाएगा, एक हवा इधर जाएगा। तो पहला सेल कंप्लीट हो गया, इसका नाम हो गया हेडले सेल। दूसरा सेल कंप्लीट हो गया, इसका नाम हो गया फेरल सेल। तीसरा सेल कंप्लीट हो गया, इसका नाम है पोलर सेल। ये बात सबको समझ में आ चुकी है। अब आगे देखिए, इक्वेटर पे क्या होता है? इक्वेटर पे भैया ऐसा कुछ कहानी होती है कि इधर से हवा इधर की तरफ जाती है, इधर से हवा इधर की तरफ जाती है। होता यह है कि यहाँ पे लो प्रेशर सिचुएशन बना, मान लो 0 डिग्री पे लो प्रेशर सिचुएशन बना, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आती है।
तो ये हवा इस तरफ जाती है, ये हवा इस तरफ जाती है, और यहाँ पर अभी भी लो प्रेशर बना है। ठीक है, दोनों हवा ऊपर की तरफ गई और दोनों एक दूसरे से फिर दूर चले जाते हैं। यहाँ पर हमेशा लो प्रेशर का सिचुएशन बना रहता है, खूब ज़्यादा बारिश होती है, खूब ज़्यादा बादल होते हैं, लेकिन लो प्रेशर सिचुएशन हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो लो प्रेशर सिचुएशन हमेशा बना रहता है, इसीलिए इसको ये काम जोन के नाम से जाना जाता है। शांति यहाँ पे बहुत होती है तो इसको बोला जाता है काम जोन, काम जोन कहते हैं, और इसी को जो है डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डोलड्रम के नाम से जानते हैं। आइए आपको एक स्लाइड दिखाते हैं, इधर देखिए। तो ये काम जोन बनता है और इसी काम जोन को हम लोग क्या बोलते हैं? डोलड्रम कहते हैं। ये सारी बात क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पर बना है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर बना है तो हवा इस तरफ भी गिरेगी, हवा इस तरफ भी गिरेगी, बीच में हवा नहीं गिरती है। ठीक है, क्योंकि हवा इधर की तरफ घूम जाती है, एक हवा इधर की तरफ घूम जाती है, तो बीच में हवा नहीं आ पाती है। किस लिए घूम जाती है सर? कोरियोलिस फोर्स की वजह से घूम जाती है। आप सीधे चल रहे हैं, आपको लग रहा है सीधे चल रहे हैं, ये देखिए हाथ मेरा टेढ़ा हो रहा है, तो टेढ़ा होता है कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही होती है। अर्थ रोटेट करती है तो जीवन में कुछ भी सीधा नहीं चलता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जीवन भी है तो ये भी टेढ़ा चलेगा। क्लियर हो गई बात? आग लगा के रखनी है। सर हमको याद नहीं हो रहा है, सर हमको परेशानी आ रही है। एक टेक्निक बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। जिसको याद नहीं हो रहा है उसके लिए रामबाण क्या है? देखिए, दिमाग उसी बात को याद रखना चाहता है जो उसके काम का होता है। जो उसके काम का नहीं होता है वो उसको भूल जाता है। जैसे खाना खाना वो नहीं भूलेगा, चप्पल पहनना नहीं भूलेगा, जैकेट पहनना ठंडी है तो वो नहीं भूलेगा, चश्मा लगाना क्योंकि आंख दर्द कर रहा है तो वो नहीं भूलेगा। यानी जो जो काम का है, जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ब्रेन हमेशा सर्वाइवल मैकेनिज्म पे काम करता है। जो उसके लिए काम का होता है वो उसको भूलता ही नहीं है, जो उसके काम का नहीं होता है उसको लगता है कि ये काम का नहीं है, अच्छा इसको भूल जाओ, क्योंकि जिंदा भी रहना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं झेल सकते। तो उसको इस समय उसको ये बताने की ज़रूरत है कि भैया इस बात को तुम नहीं समझोगे तो तुम हमेशा के लिए परेशान रहोगे। इस बात को जिस दिन समझ जाओगे उस दिन तुम्हारे लिए और अच्छा मिल जाएगा, एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, एक अच्छा सैलरी आने लगेगा, एक अच्छी सैलरी आने लगेगी तो और पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो और अच्छे से खाओगे। ये बात समझ में आ गई? ये बात दिमाग को हमको समझाना है, और दिमाग जिस दिन ये समझ जाएगा अच्छा इससे काम होगा, इससे सिलेक्शन होगा, पढ़ेगा और याद भी करेगा। हमको दिमाग को ये बात समझा देनी है, मतलब दिमाग को मूर्ख बनाने का काम करना है। जिस दिन आप मूर्ख बनाना दिमाग को सीख गए, दुनिया को मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर दिमाग को मूर्ख नहीं बना पा रहे हैं तो पूरी दुनिया तुमको मूर्ख बनाएगी। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, आगे आइए। होता क्या है? होता यह है कि यहाँ पे काम जोन बन गया, इसको डोलड्रम कहते हैं। हवा इधर की इस तरफ घूम गई, एक हवा इधर की तरफ घूम गई। यहाँ पर भी क्या बनता है? एकदम हवा का कोई सर्कुलेशन नहीं होता है। पुराने समय में जब वो नाव में जो पुराने समय में लोग जो व्यापार करते थे वो घोड़ों का भी व्यापार करते थे। तो जो शिप होती थी, जो जहाज होते थे, जो नाव होती थी, उसमें जहाज घोड़ों को लेकर के जाते थे बेचने। अब उस एरिया में, इस एरिया में जब पहुंचते थे 30-35 डिग्री वाले लेटीट्यूड में, तो उस समय जो है उनको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं मिलता था नाव को चलाने के लिए। तो जो घोड़े थे वो ओवरलोड होने लगते थे, तो घोड़ों को नीचे फेंक देते थे। वो वहीं से नीचे जब फेंक देते थे, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? इसको हॉर्स लेटीट्यूड के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा आपसे हॉर्स लेटीट्यूड कितने डिग्री लेटीट्यूड पे मिलते हैं, तो भैया वो 30 से 35 डिग्री पे मिलते हैं। डोलड्रम कितने पे मिलते हैं? तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ, यानी 0 डिग्री वाली कहानी होती है। ये बात सबको समझ में आ गई? उसके बाद की कहानी आपको सब समझ में आ गया है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइए। अरे यार पता नहीं, अजीब सा करंट लग रहा था। आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये इक्वेटर का एरिया है। किसका एरिया है भैया? इक्वेटर का एरिया है। और यहाँ पर क्या बन रहा है? हवा ऊपर की तरफ चली गई भैया, हवा ऊपर की तरफ चली गई तो इसको क्या बोलेंगे? लो प्रेशर बन रहा है। और जब लो प्रेशर बनता है तो इसको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटर पर बन रहा है, लो प्रेशर है, इसी वजह से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये देखो सब ट्रॉपिकल एरिया है, सब ट्रॉपिकल एरिया है और हाई प्रेशर बन रहा है, इसलिए इसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। और ये पोलार रीजन है, पोलार रीजन में हाई प्रेशर बन रहा है, इसको पोलार हाई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पोलार हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। और पोलार से पहले है तो इसको सब पोलार बोलते हैं। चूंकि लो प्रेशर बन रहा है इसलिए इसको सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। तो कितने प्रेशर बेल्ट हो गए हमारे पास? 4। कितने सेल हो गए? तो 3। तो इसको ट्राई सेलुलर मॉडल कहा जाता है। सबसे पहले इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, दूसरा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तीसरा है सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, और चौथा है पोलार हाई प्रेशर बेल्ट। पहले को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। दूसरे को क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तीसरे को क्या बोलते हैं? सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट। और चौथे को क्या बोलते हैं? पोलार हाई प्रेशर बेल्ट। ये बात समझ में आ गई?
चलिए, अब यहाँ पे क्यों ज़्यादा ये हवा ऊपर की तरफ जाती है? इक्विनॉक्स का कंडीशन होता है, इंसोलेशन ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जो वार्म हो जाती है ठंड हवा तो हल्की हो जाती है, हल्की होती है तो ऊपर की तरफ चली जाती है। ये सारी बात हमको समझ में आ गई। अब होता क्या है, जब हवा ऊपर की तरफ चली गई, दोनों तरफ से हवा ऊपर की तरफ चली गई, तो यहाँ पे क्या बन गया, लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। और ये लो प्रेशर बहुत खतरनाक होता है, इसको साइक्लोनिक कंडीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रेशर को नापने के लिए जो हम पैमाना यूज करते हैं उसका नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर को जब प्रेशर को नापते हैं तो यूनिट मिली बार लगाते हैं, इसको पास्कल भी लिख सकते हैं, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिख सकते हैं। और जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर घटता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, थोड़ा ध्यान समझिएगा, आप इस सरफेस पर हैं, सरफेस पे 100 किलोमीटर का आपका एटमॉस्फेयर है, इसका प्रेशर लग रहा है आपके ऊपर, लेकिन आप धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए तो केवल 10 किलोमीटर एटमॉस्फेयर का ही प्रेशर आपके ऊपर लग रहा है। इसका मतलब है ऑल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब लो प्रेशर बेल्ट बनता है तो साइक्लोनिक कंडीशन कैसे होता है वो भी बताऊंगा। जब यहाँ पे जब हवा नीचे की तरफ आती है तो हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर में बारिश नहीं होती है, क्योंकि हाई प्रेशर में हवा ऊपर नहीं जाता है, नीचे आता है, तो बारिश नहीं होती है, तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनता है। यानी साइक्लोन की कंडीशन में बारिश खूब होती है, एंटी साइक्लोन के केस में कोई भी बारिश नहीं होती है। ठीक है, कौन कौन से लेटीट्यूड थे? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, दूसरा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उसके बाद है सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, उसके बाद है पोलार हाई प्रेशर बेल्ट। आगे बढ़ा जाए तो देखा जाए विंड का जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इस तरह से, ठीक है, तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। उसके बाद वर्टिकल मूवमेंट जो होता है वो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको एयर कहते हैं। तो विंड्स क्या है? विंड्स है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और वर्टिकल मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एयर के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको कुछ बताने के लिए नहीं है, यहाँ पे मैं काम जोन बता चुका हूँ, इसको डोल्ड्रम कहते हैं। ये हॉर्स लेटीट्यूड होता है 30 से 35 डिग्री वाला। ये सारी बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मुझे क्या बताना था? मुझे ये बताना था आपको, यहाँ पे क्या था, हाँ, एक ऐसी लाइन जहाँ पर 1012 MB का प्रेशर है, यहाँ पर भी, इस पॉइंट पर भी 1012 MB का प्रेशर है, इस पॉइंट पे भी 1012 MB का प्रेशर है, इस पॉइंट पे भी 1012 MB का प्रेशर है। ये एक लाइन को जब मिला देते हैं तो इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लाइन को आइसो बार के नाम से जानते हैं। आइसो बार का मतलब क्या होता है? आइसो बार का मतलब होता है सेम प्रेशर लाइन। यार, आइसो बार का मतलब क्या होता है? सेम प्रेशर लाइन। सेम प्रेशर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेम प्रेशर लाइन को बोलते हैं भैया आइसो बार। क्या कहते हैं? सेम प्रेशर लाइन को आइसो बार की कैटेगरी में रखा जाता है। अब आगे बढ़िए तो देखिए, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ क्या होता है? हेडलेस सेल होता है। 30 से 35 डिग्री वाले क्या होते हैं बताओ? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोलार सेल। यहाँ पे हेडलेस सेल, उसके बाद फेरल सेल, उसके बाद क्या होता है? हेडलेस सेल। बोलो यार, हेडलेस सेल, उसके बाद फेरल सेल, बाकी पोलार सेल। ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, हेडलेस सेल, फेरल सेल, पोलार सेल। ये होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उसके बाद सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, उसके बाद होता है पोलार हाई प्रेशर बेल्ट। सारी बात समझ में आ रही है? ये ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है जिसको ट्राई सेलुलर मॉडल पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, पोलार हाई प्रेशर बेल्ट है, वो थर्मली इंड्यूस्ड होता है। बाकी जो होता है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड होता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए तो विंड्स जो होता है, विंड जो होता है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर होता है। विंड जो होता है वो किसकी वजह से चलता है? विंड जो आइसोबार क्या होता है? आइसोबार जो होता है वो प्रेशर हर जगह, एक लाइन पे जब हर जगह जो होता है, कोई भी लाइन टेढ़ा हो सीधा हो कुछ भी हो, अगर यहाँ पर भी 1012 MB का प्रेशर 900 MB का प्रेशर 900 900 900 900 हर जगह अगर 900 MB का प्रेशर है तो उसको आइसोबार की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि भैया जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये जो होता है ये वाला आइसोबार है, इसका मतलब प्रेशर यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही, यहाँ पे कोई भी प्रेशर में अंतर नहीं है, यानी सेम प्रेशर लाइन को हम लोग आइसोबार की कैटेगरी में रखते हैं। विंड्स जो होता है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। वर्टिकल मूवमेंट को हम लोग एयर कहते हैं। यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाती है। इसका मतलब समझिएगा ध्यान से। इसका मतलब अगर आपको समझना है तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें मैं बना रहा हूँ। इसका मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ और आप बताइए क्या आप चाहते हैं। ठीक है, बोलिए आप, हम जो चाहते हैं वो क्या करेंगे आप जान के। चलिए इधर देखिए, होता ये है, यहाँ पर मान लीजिए 900 MB का प्रेशर है, यहाँ पर मान लीजिए 800 MB का प्रेशर है। ठीक है, यानी इस पॉइंट पर भी 900 MB है, इस पॉइंट पर भी 900 MB है, इस पॉइंट पर भी 900 MB है, इस पॉइंट पे 800 है, इस पॉइंट पे भी 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 800 है। अब बताओ कहाँ से कहाँ हवा चलेगी? हवा जो होती है इधर से इधर चलती है, यानी हाई प्रेशर से हमेशा हवा लो प्रेशर की तरफ चलती है। ये है पहला कंडीशन।
दूसरे कंडीशन पे आ जाइए। दूसरा कंडीशन भैया आपसे क्या कहता है, दूसरा आपसे कहता है कि यहाँ पर मान लीजिए है 10 MB का प्रेशर, ठीक है। इस वाले एरिया में जो है वो है आपका 1000 MB का प्रेशर। अब बताओ हवा किस केस में तेज चलेगा, बताओ इसमें अंतर कितना है, इसमें अंतर कितना है 990 MB का है, ठीक है। इसमें अंतर कितने का है, इसमें है 100 MB का अंतर, 100 MB का। तो बताओ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कितना हुआ, पीजीएफ, जिसको बोला जाता है पीजीएफ, इसको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं। दोनों प्रेशर बेल्ट के बीच में, दोनों आइसोबार के बीच में जो अंतर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग पीजीएफ कहते हैं। तो जिसका पीजीएफ जितना ज्यादा होगा, जिसका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जितना ज्यादा होगा, वो एयर उतनी तेजी से चलती है, वो विंड उतना तेजी से बहता है। तो यहाँ पर सबसे तेज हवा चलेगी, लेकिन यहाँ पर हवा जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो ये है आपका पहला केस। दूसरा केस ध्यान से देखिएगा। दूसरे केस में एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 10 MB का प्रेशर है, यहाँ पर 20 MB का प्रेशर है। बताओ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कितना हुआ, बोलो 10 MB का हुआ कि नहीं हुआ, 10 MB मिली बार, 10 MB का प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हुआ। दूसरा देखिए, इधर इधर 10 MB का प्रेशर है, इधर 20 MB का प्रेशर है। बताओ यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कितना हुआ, तो ये भी 10 MB का हुआ। अब बताओ किस केस में हवा तेज चलेगी, ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया। किस केस में हवा तेज चलेगी, पहले या दूसरे, तो बोलेंगे आप दूसरे में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बीच में जो दूरी है वो कम है, यहाँ पर दूरी ज़्यादा है। पंखा को आप अपने पास लगा लीजिए, यहाँ पर हवा तेज लगेगा, पंखे को बहुत दूर कर दीजिए, हवा कम हो जाएगा, आपको कम लगेगा, वो दे तो उतना ही हवा रहा है, कम लगेगा। तो यहाँ पर हवा तेज चलेगी, लेकिन यहाँ पर हवा जो होती है कम हो जाती है, ठीक है। दूसरे केस में यहाँ पर अगर प्रेशर एक दूसरे के पास में, आइसोबार एक दूसरे के पास है, इसको बोला जाता है क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार। क्या कहते हैं हम लोग, इस पे यूपीएससी तक सवाल बना चुकी है, सीडीएस में भी खूब सवाल भर भर के आया है। तो इसको बोला जाता है क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार। क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार में क्या होता है, हवा हमेशा चेंज होती रहती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्लोजली स्पेस्ड मतलब होता है आइसोबार एक दूसरे के पास हैं, हर मिनट हवा चेंज होती है। तो रैपिड चेंजेस कहाँ देखने को मिलेंगे, तो हवा में, तो वो क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार में मिलेंगे। यहाँ पर रैपिड चेंज मिलेगा या यहाँ पर रैपिड चेंज मिलेगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर दूसरे केस में मिलेगा, पहले केस में नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आ गई क्या हमको, चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ पे हमको ये बात समझ में आ गई कि स्पीड को डिफाइन कौन करता है विंड का, तो पहला हो गया प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, एक मान लो सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर हवा जब चल रही है तो यहाँ से रगड़ होता है, तो रगड़ रोकता भी तो है, रोकता है कि नहीं रोकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने इन दोनों को रगड़ना शुरू किया तो देखेंगे अभी थोड़ी देर में थक जाएंगे और गर्म भी हो जाएगा। क्यों, रगड़ की वजह से एनर्जी जनरेट होती है, रगड़ की वजह से हीट जनरेट होती है, आपके एनर्जी को भी लॉस कराती है और उसको रोकने की कोशिश भी करती है। उसी को फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से, घर्षण बल के नाम से जाना जाता है। अब बताइए 3 केस हमारे पास हैं। पहला केस ये है, हम लैंड एरिया पर अगर हैं तो लैंड एरिया पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। और अगर ओशन में है तो ओशन में लैंड से अपेक्षा फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है कम होता है। और अगर हम मान लो ट्रोपोस्फियर में ऊपर की तरफ हैं, हवा में हैं, तो ट्रोपोपॉज में है, ट्रोपोस्फियर में ऊपर अपर एयर अपर में है, तो क्या होता है यहाँ पर इससे दोनों से क्या हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। तो जितना फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा उतनी तेजी से कोई भागेगा। भैया हमको कोई पकड़ने वाला नहीं है तो हमारे पास एनर्जी है, हम दौड़ते रहेंगे, कूदते रहेंगे, ठीक है। और हमारी एनर्जी को कोई खींच रहा है तो बताओ हम कहाँ पे जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो लैंड एरिया पे हवा कम चलती है, ओशन पे उससे तेज चलती है, ट्रोपोस्फियर में और तेज चलती है। तो अपर एयर सर्कुलेशन जो ऊपर की तरफ चलता है, जैसे जेट स्ट्रीम नाम सुना होगा, जेट धारा, जियोस्ट्रॉफिक विंड के नाम से जानते हैं एक, तो ये दोनों बहुत तेज धाराएं होती हैं, बहुत तेज हवा चलती है। ये बात समझ में आ गई क्या। तो लैंड एरिया पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, ओशन में फ्रिक्शन कम होता है, और अपर ट्रोपोस्फियर में फ्रिक्शन और ज़्यादा कम हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। डायरेक्शन को कौन डिफाइन करता है, हवा कैसे चलेगी, तो ये डिफाइन करता है कोरियोलिस फोर्स। स्पीड को कौन डिफाइन करता है, तो पहला डिफाइन करता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और दूसरा जो होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। दूसरी बात, हवा की स्पीड को कौन डिफाइन करता है, तो वो कोरियोलिस फोर्स डिफाइन करती है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए और आगे देखने की कोशिश करते हैं हम। हमारे पास है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कितने बातों पे, डेल्टा पी जिसको कहते हैं, कितने बातों पे डिपेंड करता है। भैया फ्रिक्शन ज़्यादा है तो विंड की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लैंड पे कम होती है, ओशन पे थोड़ा ज़्यादा होती है, अपर ट्रोपोस्फियर में बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जेट धारा, जेट स्ट्रीम के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे अगर आपसे पूछा जाएगा क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार क्या इंडिकेट करते हैं, रैपिड स्पीड चेंजेस, ठीक है। क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार 2 हैं, यहाँ पे 900, ये 1000, ये दोनों एक दूसरे के पास हैं। जैसे जाएंगे हर मिनट जो है हवा बदल रही होती है,
तो पूछा जाएगा, एग्जाम में आता है, खूब सवाल आता है, मैं भी जब एग्जाम दे रहा था तो गलत करके आया था। तो क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार जो होते हैं वो रैपिड स्पीड चेंजेस दिखाते हैं, बहुत तेजी से हवा बदल रही होती है। क्योंकि देखो यहाँ पर आपने बताया 900, यहाँ बनाया 1000, हर मिनट पे 10 जा रहा है, हर मिनट पे 10 जा रहा है ना। तो बताओ तुरंत तुरंत बदल रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ पे 900, यहाँ पर 1000, आराम से 1 2 3 4, तो इस तरह से कहानी चल रही होती है। तो जो क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार्स होते हैं वो रैपिड स्पीड चेंजेस को दिखाते हैं। और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स फ्रिक्शन पे भी डिपेंड करती है, फ्रिक्शन की वजह से विंड स्पीड घटता बढ़ता रहता है। और डिस्टेंस बिटवीन आइसोबार पे भी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स डिपेंड करता है। जैसे मान लो यहाँ पे 10 है और ये 20 है, हवा तेज चलेगी, लेकिन यहाँ पर 10 है, ये 20 है, हवा स्लो हो जाएगी। जैसे इधर देखिए 998 और 990, हवा किधर से किधर की तरफ चलेगी बताओ? इधर से इधर की तरफ चलेगी। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यहाँ से यहाँ चलता है। ये बात समझ में आया क्या सबको? किसी को कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताइए। किसी को कोई समस्या परेशानी हो तो हम आते हैं फिर कोरियोलिस फोर्स पे। कोरियोलिस फोर्स समझ में आ जाएगा तो कुछ काम आपका बन जाएगा। आइए चलते हैं कोरियोलिस फोर्स को समझते हैं। कोरियोलिस फोर्स का क्या मतलब है? दो लोग हैं, मैं यहाँ पर हूँ, कोई और यहाँ पर है, और दोनों लोग आपस में बॉल फेंक रहे हैं, कोई बॉल इधर फेंक रहा है, कोई बॉल उधर से फेंक रहा है, और जिंदगी उनकी मस्त चल रही है। ठीक है, होता क्या है कि कोई आता है उसको घुमा देता है, उसको घुमा देता है तो वो अपने पाथ में रोटेट करने लगता है, नाचने लगता है, और नाचने लगता है तो हमको जब बॉल फेंकता है तो बॉल उधर की तरफ जाने लगता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि रोटेट कर रहा होता है। अर्थ हमेशा रोटेट कर रही होती है, तो हम जो होते हैं कुछ फेंकते हैं तो उस तरफ जाता है। आपको कुछ फेंकना होता है तो सीधा नहीं फेंकते हैं, आप फेंकते हैं तो उस तरफ थोड़ा सा जाता है, इसलिए वो बात समझ के रखनी है। कोरियोलिस फोर्स में डिफ्लेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए हवा इधर की तरफ चल रही होती है तो हवा कभी इधर की तरफ हो जाएगी, कभी हवा इधर की तरफ चल रही होती है तो इधर की तरफ हो जाती है। वो डिपेंड करता है किस पर? अर्थ के रोटेशन पर। तो कोरियोलिस फोर्स का डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है? अर्थ के रोटेशन पे डिपेंड करता है। ये देखिए यहाँ पर एक बंदा था, यहाँ पर एक बंदा था, ये जो दोनों एक दूसरे को बॉल फेंक रहे थे और जिंदगी बहुत मस्त चल रही थी। ऐसे ही अचानक से यहाँ पर मैं खड़ा हो जाता हूँ, मैं इसके वाले एरिया को रोटेट कर देता हूँ, ये नाचने लगता है, तो इसके बाद ये फेंकता है तो ये इस तरफ बॉल चले जाता है। ये इससे क्या पता चलता है कि भैया एक फोर्स है, जो फोर्स दिखता है बस, होता नहीं है, वो रोटेशन की वजह से हो रहा है, वो डिफ्लेक्शन है, तो वो फोर्स अपरेंट फोर्स के नाम से जाना जाता है। कोरियोलिस फोर्स को अपरेंट फोर्स के नाम से जानते हैं, हालांकि होता नहीं है लेकिन ऐसा पता चलता है, ऐसा महसूस होता है, उसी को हम लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। कोई भी सीधा नहीं चल रहा होता है, टेढ़ा चल रहा होता है, कोई भी हवा जा रही होती है घूम जाती है, कोई भी कुछ फेंकते हैं वो घूम जाता है, डिफ्लेक्शन होता है क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही होती है। आइए और देखते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे केस है, आगे देखिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बता दिया कि लैंड में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो स्पीड कम होती है, ओशन में फ्रिक्शन कम होता है तो स्पीड ज़्यादा थोड़ी सी हो जाती है, अपर ट्रोपोस्फियर में फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा कम होता है तो स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और जो आपने इधर देखा था लो प्रेशर हाई प्रेशर, देखिए ये है आपका प्यारा भारत, ये प्यारा भारत है, यहाँ पर है हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर है भैया लो प्रेशर बेल्ट। गर्मी का मौसम है, भारत में गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है तो हवा गर्म है, ओके हवा गर्म है तो हवा ऊपर की तरफ जाएगी, क्या बहुत अच्छी बात है, हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर लो, इंडिया में कैसा बनेगा सिस्टम, इंडिया में लो प्रेशर सिचुएशन बनेगा कि नहीं बनेगा? भारत में अप्रैल मई का महीना है, खूब कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, हवा गर्म हो रहा है सरफेस की वजह से, सरफेस की वजह से जब हवा गर्म हो रहा है तो हवा ऊपर की तरफ जा रहा है, हवा ऊपर की तरफ जा रहा है तो पूरे इंडिया में क्या बन रहा है? लो प्रेशर सिचुएशन बन रहा है। इस एरिया में मैस्क्रीन का जगह है, मैस्क्रीन पे क्या बन रहा है? हाई प्रेशर। ऑस्ट्रेलिया से आती है तो यहाँ पर हवा आती है तो हवा हाई प्रेशर बनता है। यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, बताओ हवा इस तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी? इसी से तो क्या आता है? मानसून आता है। तो मानसून कैसे आता है? मैस्क्रीन हाई पर, यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया, यहाँ पर लो प्रेशर बन गया, हवा इधर से इधर चलनी चाहिए, तो क्यों मई में बारिश नहीं होती है? क्यों अप्रैल में बारिश नहीं होती है? सर धूप तो उस टाइम भी बहुत तेज रहता है, तो ऊपर काम करता है जेट स्ट्रीम, जो अपर एयर फिनोमिना है। अपर एयर फिनोमिना में जेट स्ट्रीम यहाँ पे चल रहा होता है, जैसे हवा ऊपर की तरफ जाती है इसको दबा देता है और उस एरिया में लो प्रेशर तो बनता है लेकिन फिर हाई प्रेशर बन जाता है, कहीं कहीं थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, तो प्री मानसून सार के नाम से जानते हैं। जैसे मैंगो क्या होता है, चेरी ब्लॉसम होता है, उसके बाद मैंगो रेनफॉल होता है, पता नहीं क्या क्या आते हैं ना उसमें, जो प्री मानसून सार्स होते हैं। ठीक है, तो उसको याद, मैंगो शावर है, चेरी ब्लॉसम है, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इंडियन मानसून में अलग से पढ़ा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है?
उसके बाद होता है ये कि जून के महीने में ये जेट स्ट्रीम यहाँ पे जो चल रही थी वो यहाँ पर चली जाती है और इसके पास स्कोप हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि मम्मी पापा भाई बहन सब लोग देख रहे हैं तो आप चुपचाप बैठे हैं, उसके बाद जैसे वो चले जाते हैं आप फैल जाते हैं, है ना। तो यही होता है, जेट स्ट्रीम जैसे चली जाती है हवा ऊपर की तरफ चली जाती है, हवा ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पर हाई प्रेशर वाला लोग खड़े हैं, ये लो प्रेशर बन जाता है। ऐसी बात है कि बाल्टी में पानी लेकर के लोग खड़े हैं, क्यों? क्योंकि बीच में अरेबियन सी है, पानी लेकर के लोग खड़े हैं, जैसे समय मिलेगा वैसे बाल्टी लेकर के भागेंगे और बाल्टी लेकर के भागते हैं और खूब आके इंडिया में झमाझम बारिश करते हैं। ये बात समझ में आ गई? मानसून कैसे आता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर की कहानी है। तो मानसून अच्छा करना है तो विंड स्पीड और प्रेशर डिफरेंस और लो प्रेशर हाई प्रेशर की कहानी है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग फ्रिक्शन के बाद कोरियोलिस फोर्स की कहानी पर। कोरियोलिस फोर्स में क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स में होता है ये कि अपरेंट फोर्स होता है, अपीयरिंग होता है, दिखता है, फिजिकल कोई फोर्स ऐसा होता नहीं है। और उसके बाद जो होता है क्या होता है, अब ध्यान से देखिएगा। कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, धीरे धीरे जो होता है बढ़ते रहता है। अब होता है कोरियोलिस फोर्स दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है विंड की वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये कोरियोलिस फोर्स तेज़ी से काम करता है। दूसरा कोरियोलिस फोर्स डिपेंड करता है साइन लेम्डा पर। साइन लेम्डा, इसका मतलब क्या है? लेम्डा का मतलब होता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब क्या होता है? 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब बताओ साइन की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर साइन लेम्डा मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं? साइन लेम्डा। साइन लेम्डा, लेम्डा की वैल्यू मान लो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, बोलो? साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 यानी 0.5। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ये बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे 0 से 0.5 होता है, 1 होता है। साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो पूछा जाएगा कोरियोलिस फोर्स किस पे डिपेंड करता है? साइन लेम्डा पे डिपेंड करता है। और साइन लेम्डा में साइन 0 होता है तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। साइन 0 की वैल्यू 0 यानी 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या? इक्वेटर। इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए कोरियोलिस फोर्स पे डिफ्लेक्शन नहीं होता है, और डिफ्लेक्शन नहीं होता है लो प्रेशर जोन होने के बाद भी साइक्लोन नहीं आते हैं। साइक्लोनिक कंडीशन बन जाती है, साइक्लोन नहीं आते हैं। ये बात समझ में आ गई? यानी कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे 0 है। कोरियोलिस फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ पर है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या? पोल वाले एरिया में ज्यादा है, इधर वाले एरिया में ज्यादा है, यहाँ पर कम है। यहाँ पे 0 है। कम कहाँ है? इस वाले एरिया में। तो यहाँ पे तीन बातें हमको समझ में आ गई। पहली बात, कोरियोलिस फोर्स किस पे डिपेंड करता है? तो कोरियोलिस फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। कोरियोलिस फोर्स डिपेंड करता है साइन लेम्डा पर, जहाँ लेम्डा की वैल्यू क्या होती है? लेम्डा की वैल्यू जो होती है वो लैटिट्यूड होती है। तो लैटिट्यूड जैसे 0 पे रहेगा, 0 से, अच्छा पूछा जाएगा इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, तो बताइए कोरियोलिस फोर्स क्या होगा? कोरियोलिस फोर्स ऑब्वियसली बढ़ेगा। मैक्सिमम किस पे होगा? पोल पे। मिनिमम किस पे होगा? ट्रॉपिकल रीजन में। 0 किस पे होगा? इक्वेटर पे। तो ये तीन बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। तीन बातें कौन कौन सी हैं? तो तीन बातें ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, देखिए तो ये यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। कोरियोलिस फोर्स एट पोल्स, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट पोल्स। पहली बात याद रखिएगा, कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम होता है पोल पे, क्योंकि पोल 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। उसके बाद मिनिमम होता है इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है। मिनिमम होता है इक्वेटोरियल रीजन में और 0 होता है इक्वेटर पे। तो तीन बातें समझ में आ गई कि कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स के बारे में मोटी मोटी सारी बात समझ लीजिए। कोरियोलिस फोर्स इज नॉट अ फोर्स, कोरियोलिस फोर्स इज अपरेंट फोर्स। एक अपेयरिंग फोर्स होती है, एक लगती है और डिफ्लेक्शन कराती है। कोरियोलिस फोर्स दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला, कोरियोलिस फोर्स वेलोसिटी ऑफ विंड पे डिपेंड करता है। विंड जितनी तेज होगी कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा। दूसरा, कोरियोलिस फोर्स साइन लेम्डा पे डिपेंड करता है, जहाँ पर लेम्डा की वैल्यू लैटिट्यूड होती है। लैटिट्यूड मतलब 0 डिग्री, यानी इक्वेटर पे साइन 0 की वैल्यू 0 तो कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, और पोल पे साइन 90 की वैल्यू 1 तो कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम होता है। तो यहाँ से तीन सवाल बनता है, कोरियोलिस फोर्स 0 कहाँ होती है? पोल पर। कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम कहाँ होती है? सॉरी कोरियोलिस फोर्स 0 कहाँ होता है? इक्वेटर पर। कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम कहाँ होता है? पोल पर। कोरियोलिस फोर्स मिनिमम कहाँ होता है? इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम होता है पोल पर, कोरियोलिस फोर्स 0 होता है इक्वेटर पर, कोरियोलिस फोर्स मिनिमम होता है इक्वेटोरियल रीजन में। ये सारी बात आपको क्लियर हो गया। कोरियोलिस फोर्स से जो भी सवाल आएगा वो आप लगा लेंगे, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट करता है विंड को कहाँ पर? राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और टुवर्ड्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे फिर से एक बात समझ लीजिएगा, कोरियोलिस फोर्स क्या करता है? कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
नर्दर्न हेमिस्फीयर, अगर ये अर्थ है, अर्थ का ये 0 डिग्री, नर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड घुमाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में इसका लेफ्ट इस तरफ घुमा देता है। नर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है, राइट साइड घुमाता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड घुमाता है। ये बात हमको ध्यान रखना है। कोरियोलिस फोर्स, फिर समझिए, कोरियोलिस फोर्स नर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड घुमा देता है, कोरियोलिस फोर्स सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड घुमा देता है। ये सारी बात हमको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे होता है, मान लीजिए किसी पॉइंट पर यहाँ पर लो प्रेशर है, लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर से हवा आ रही है, हाई प्रेशर से हवा आ रही है, हाई प्रेशर से हवा आ रही है, हाई प्रेशर से हवा आ रही है। अब बताओ, ये नर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, नर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, राइट साइड घुमा देगा, यहाँ से भी राइट साइड घुमा देगा, यहाँ से भी राइट साइड घुमा देगा, और यहाँ से भी राइट साइड घुमा देगा। ये हवा इधर जा ही रही थी, तब तक ये हवा इसको लेके चली जाती है, तो ये दोनों हवा एक दूसरे को लेके चली जाती हैं। ये दोनों जा ही रहे थे, तब तक ये हवा इस तरफ खींच लेती है, तो इस तरफ सब चले जाते हैं। ये दोनों जा ही रहे थे, ये हवा इस तरफ खींच लेती है, तो ये इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ आते हैं, फिर ये हवा इस तरफ चली जाती है। तो देख रहे हो, यानी ये ऐसे बनता है और ये हमेशा के लिए बनता रहता है, हमेशा बनता रहता है। यानी लो प्रेशर अभी भी लो प्रेशर है, हाई प्रेशर वाले जो हवा यहाँ पे, इसीलिए इसको साइक्लोनिक कंडीशन कहा जाता है। और ये जो बना है वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। देखो कैसे बन रहा है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भले ही वो राइट साइड घुमाता है, लेकिन ये जो समय होता है, ये जो दिशा होती है वो कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। और राइट साइड में कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। लेकिन अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और हाई प्रेशर बीच में है, हाई प्रेशर है तो यहाँ पर क्लॉकवाइज चलता है। जैसे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से हवा इस तरफ गई, 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 तो इसका राइट किधर, इस तरफ, इसका राइट किधर, इस तरफ, इसका राइट किधर, इस तरफ, इसका राइट किधर, इस तरफ। तो यहाँ से ऐसे चल रहा होता है, सॉरी, यहाँ से ऐसे चल रहा होता है, ठीक है, ऐसे चल रहा होता है। तो क्या कहलाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो ये क्लॉकवाइज है। लेकिन यहाँ पे कैसा चल रहा है, यहाँ पे ऐसे चल रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2 केस, अगर लो प्रेशर बीच में है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर हाई प्रेशर है तो क्लॉकवाइज। सदर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर है तो क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर है तो एंटी क्लॉकवाइज। और पहली बात, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड डिफ्लेक्ट, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट, सारी बात खत्म। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड, पूरी कोरियोलिस फोर्स की कहानी खत्म। कोरियोलिस फोर्स मिनिमम होता है इक्वेटर पे, यानी होता ही नहीं है, 0 होता है, मैक्सिमम होता है पोल पे, और मिनिमम होता है इक्वेटोरियल रीजन में। इसीलिए कोरियोलिस इक्वेटर के एरिया में कभी भी तूफान नहीं आते हैं, कभी भी साइक्लोन नहीं आता है। ये बताइए, सब समझ में आ गया। तो जब भी बीच में हाई प्रेशर है तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनाता है, कोई बारिश नहीं होती है। ये लो प्रेशर है तो हर तरह से बारिश होने की कोशिश करता है, आंधी तूफान आता रहता है। ये बात समझ में आ गई क्या, ये सारी बात समझ में आ गई। अब हवा के बारे में पढ़ लिया जाए, हमने प्रेशर बिल्ड कर लिया, हमने विंड के बारे में समझ लिया। विंड फ्रिक्शनल फोर्स पर भी डिपेंड करता है, विंड जो है पीजीएफ पे भी डिपेंड करता है, पीडीएफ नहीं, पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पे डिपेंड करता है। और पूछा जाए विंड और किस पे डिपेंड करता है, तो कोरियोलिस फोर्स पे डिपेंड करता है। कोरियोलिस फोर्स 0 मिनिमम मैक्सिमम, सब सारी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने देखा था इस वाले एरिया को इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। ये होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये होता है सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, और ये होता है पोलार हाई प्रेशर बेल्ट। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, विंड की सबसे खास बात होती है वो जहाँ से शुरू होता है वहीं से उसका नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अगर मान लो ये ऐसे चल रहा होता है और जो पूरब से आ रहा होता है तो पूर्वा हवा कह देते हैं, ठीक है। वेस्ट से आ रहा होता है तो वेस्टर्लीज, ईस्ट से आ रहा होता है तो ईस्टर्लीज, मतलब जो जहाँ से शुरू होता है उसको वही नाम दे दिया जाता है। तो ये सिंपल सी बात है, इसको समझिएगा ध्यान से। हमने देखा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। बताओ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलेगी कि नहीं चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है। और आपको पता है कि सर कोरियोलिस फोर्स भी काम करता है, चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड डिफ्लेक्ट करेगा, हवा इस तरफ आ रही है तो इस तरफ खड़े हो जाइए, इसका राइट ये यानी हवा का राइट ये हो जाता है, और हवा ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है, हवा ऐसे क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी हवा जो है कैसे बनेगी, हवा कैसे बनेगी, तो हवा इस तरफ आती हुई दिखती है, हवा इस तरफ आती हुई दिखती है। किधर से आ रही है, बताओ किधर से आ रही है, तो ईस्ट से आ रही है। किधर जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ। अच्छा ये देखो, यहाँ से ऐसे आ रही होती है तो ये नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड कह देते हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड कह देते हैं। बहुत सारे ट्रेड यहीं पे होते थे, ट्रेड के लिए जाना जाता है, जिसको ट्रेड विंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे साउथ, इसमें देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल से यहाँ ऐसे जाती है, तो इसको लेफ्ट साइड घुमा देता है, तो लेफ्ट साइड मतलब इधर, तो ये वाला हवा ऐसे बनता है। ये हवा जब ऐसे बनता है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाएगा साउथ ईस्टर्ली विंड। तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड हो या साउथ ईस्टर्ली विंड हो, दोनों जो होते हैं ट्रेड विंड की कैटेगरी में, व्यापारिक पवन की कैटेगरी में रखा जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई, बताओ। हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा आएगी तो हवा ऐसे आती है, लेकिन राइट साइड में डिफ्लेक्ट करता है तो ये हवा ऐसे घूम जाती है।
नॉर्थ ईस्ट से आती हुई है तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, इधर से देखिए साउथ ईस्टर्ली विंड के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों जो है जहाँ पर मिलते हैं वो कन्वर्जेंस जोन होता है, ठीक है। इंटर ट्रॉपिकल, दो ट्रॉपिकल के बीच में कन्वर्जेंस जोन जो होता है उसी को इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। अभी हम आपको सिखाते हैं। ये बात समझ में आ गया। अब आगे देखिए, तो ये बात हमको समझ में आ गया। यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर भी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। एक नॉर्थ हेमिस्फीयर है, एक साउथ हेमिस्फीयर है, एक उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध है। अब यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा जानी चाहिए, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो राइट साइड डिफ्लेक्ट करेगा, तो ऐसे हो जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब बताओ ये कहाँ से चल रहा होता है, ये कहाँ से चल रहा होता है? ये भैया देखो इधर से चल रहा होता है, उधर यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रहा होता है, इसलिए इसको वेस्टर्ली विंड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से पोलार यहाँ ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर में है तो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करेगा। इसका लेफ्ट क्या होता है, इसका लेफ्ट क्या होता है, ऐसे खड़े हो गए, इसका लेफ्ट ये होता है तो ये इस तरफ चला जाता है, इस तरफ चला जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको वेस्टर्लीज कहते हैं, क्योंकि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। हवा जो जहाँ से शुरू होता है उसका वही नाम होता है। तो सबसे पहले बीच वाले एरिया में क्या बना है? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। यहाँ पर क्या बना है? साउथ ईस्टर्ली विंड। यहाँ पे क्या बना है? वेस्टर्ली विंड। यहाँ पर क्या बना है? वेस्टर्ली विंड। फिर से मिटा के देखिए, आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो वेस्टर्ली विंड बन गया, और यहाँ पर भी वेस्टर्ली विंड हो गया, यहाँ पर साउथ ईस्टर्ली, ये नॉर्थ ईस्टर्ली। अब यहाँ पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, तो ये इधर से चलेगा और पता है कि लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, तो ये इधर से ऐसे चलने लगता है। इसी को देखो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा होता है, इसको पोलार ईस्टर्लीज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर भी सेम कहानी, इधर की तरफ, लेकिन राइट साइड में डिफ्लेक्ट करेगा तो इसका राइट ये होता है, तो ऐसे बन जाता है, इसको पोलार ईस्टर्लीज के नाम से जानते हैं। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट हवा के नाम समझ में आ गए। सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्ली विंड और साउथ ईस्टर्ली विंड, उसके बाद ऊपर की तरफ क्या था? वेस्टर्ली विंड, और यहाँ पर भी क्या था? वेस्टर्ली विंड। उसके बाद इधर क्या था? पोलर ईस्टर्ली, उधर क्या था? पोलर ईस्टर्ली। मतलब एक तरफ की बातें समझ में आई हैं तो दूसरी बात भी बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, इसके अलावा कोई कहानी नहीं है। समझ आ गया? जो हवा जिधर से चलेगी उसको इधर ही कर देना है। डिफ्लेक्ट किधर होगा? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड। इसके बाद की कहानी आप खुद ही समझ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए सर, आपको देखने को मिलेगा साइक्लोन, कोरियोलिस फोर्स का असर। कोरियोलिस फोर्स का असर देखना है तो क्या बनेगा? देखिए इक्वेटर पे साइक्लोन क्यों नहीं आते हैं? यहाँ पर लो प्रेशर है, ठीक है, हवा दोनों तरफ से आ रही है, हवा इस तरफ चली जाएगी राइट साइड में, मैं नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, इधर चली जाएगी ये इस तरफ, यानी ये ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है, तो सर्कुलर मूवमेंट होने लगता है। सर्कुलर मूवमेंट पॉसिबल है किसकी वजह से? कोरियोलिस फोर्स की वजह से। लेकिन इक्वेटर पे साइक्लोन क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स क्या हो जाता है? जीरो, यानी ये मूव करता है, मूव कर ही नहीं पाता है, और ये लो प्रेशर हमेशा भर जाता है। लो प्रेशर बन जाएगा, भर जाएगा, हवा ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो उस एरिया में कभी भी जो क्या नहीं होता है, साइक्लोन नहीं आते हैं, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स है ही नहीं। ठीक, यानी एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन जाता है। कहाँ पर? यहाँ पे इक्वेटर पे। लेकिन अगर मान लो ये पोल के एरिया में हो और ट्रॉपिकल एरिया में हो, तो ट्रॉपिकल एरिया में बहुत आराम से साइक्लोन आते हैं। कैसे आते हैं ध्यान से समझिएगा, बता देता हूँ आपको। चलिए इधर देखिए, यहाँ पर मान लो लो प्रेशर है, लो प्रेशर है, दोनों तरफ से हवा आ रही है। मैं नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट साइड चली जाएगी, और यहाँ पे ऐसे जा रही है तो इसका राइट ये हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हवा गई, ये हवा गई, और ये हवा ऐसे घूमती रहती है, घूमती रहती है। और हवा जैसे मान लो मैं लो प्रेशर जोन हूँ, ठीक है, एक हवा इधर से तुरंत आ रही है, एक हवा इधर से तुरंत आ रही है, दोनों हवा आ रही है, दोनों हवा आएंगी तो घूमेगी, घूमेगी तो एक इधर घूमेगी, एक इधर घूमेगी, और दोनों एक दूसरे, एक्सीडेंट कभी भी हवा में नहीं होता है, और दोनों एक दूसरे से घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए जो है ऊपर की तरफ चली जाएंगी। ऊपर की तरफ चली जाएंगी, साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। ऊपर की तरफ चली जाएंगी तो उसके बाद ऊपर जाती हैं तो ठंडा होता है, बारिश बनती है, बादल बनता है तो बारिश होती है। लेकिन अभी भी ये वाला एरिया जो है लो प्रेशर ही है, क्योंकि हवा आई भर ही नहीं पाई, और धीरे धीरे लो प्रेशर बाद में शिफ्ट होता है जब वो लैंड एरिया में जाता है। जैसे आपने देखा होगा गाँव में या गर्मी के मौसम में बवंडर, बवंडर मतलब ऐसे हवा नाचती हुई चली जाती है। वो हवा कैसे होती है? लो प्रेशर बनता है, दोनों तरफ से हवा आती है, टकराती है, एक्सीडेंट कभी नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से ऊपर चली जाती है। यही है साइक्लोन का कंडीशन। बाद में साइक्लोन पे और डिटेल में हम बात करेंगे, फिलहाल इंट्रोडक्शन के पार्ट में सारी बात क्लियर हो चुकी है। अब आगे देखिए, ट्रेड विंड को क्या बोला जाता है? ट्रेड विंड जो होता है वो ईस्टर्ली विंड होती है। ट्रेड विंड क्या होती है? ईस्टर्ली विंड होती हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये है कॉन्टिनेंट, ये क्या है? एक कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट का ये सारा पार्ट हो गया। ईस्टर्ली विंड है, मतलब ईस्ट की तरफ से चलती है, तो ईस्ट की तरफ से चलती है तो इस तरह ऐसे चलती होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर ये कॉन्टिनेंट है तो इस तरफ भी पानी होगा, इस तरफ भी पानी होगा। जब ईस्टर्ली विंड चलती हैं, ईस्टर्ली विंड चलती हैं तो पानी के साथ चलती हैं, तो पानी के साथ चलती हैं तो ईस्ट शोर में जो है खूब बारिश कराती हैं,
ठीक है, लेकिन मिड में थोड़ा कम होता है और वेस्ट में जो होता है सबसे कम बारिश होती है। इसी वजह से हर कॉन्टिनेंट के वेस्ट में डेजर्ट पाए जाते हैं। चाहे कोई भी, अमेरिका देख लीजिए, चाहे आप अफ्रीका देख लीजिए, चाहे आप इंडिया देख लीजिए। इंडिया का थार किधर है? इंडिया का थार इधर है ना, तो यहाँ पे क्या है, डेजर्ट है कि नहीं है? कहीं भी ऑनशोर और ऑफशोर का कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान से देखिएगा। जब हवा इस तरफ जा रही होती है, जब हवा इस तरफ जा रही होती है, इस तरफ जा रही होती है तो पानी को लेके जाती है। जो पानी के संपर्क में पहले आता है उसको ऑनशोर कहते हैं। जब ओशन से लैंड की तरफ हवा जाती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, बारिश ज़्यादा करती है, उसको ऑनशोर कहते हैं। ऑफशोर क्या होता है? जब लैंड से पानी की तरफ हवा जा रही होती है, ओशन की तरफ हवा जा रही होती है, तो मॉइस्चर बहुत कम होता है, इसी को ऑफशोर के नाम से जानते हैं। ऑनशोर विंड वो विंड जब ओशन से लैंड की तरफ, ओशन से कॉन्टिनेंट की तरफ हवा आती है तो उसको बोला जाता है ऑनशोर विंड। ऑफशोर जब लैंड से ओशन की तरफ जाती है उसको ऑफशोर विंड कहते हैं। पानी की तरफ से आ रही है तो वो मॉइस्चर को लेके आएगी, तो ईस्ट एरिया में कभी भी डेजर्ट नहीं पाए जाते हैं, वेस्ट एरिया में हमेशा डेजर्ट मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ट्रीज मिलती हैं, उसके बाद ग्रासलैंड मिलते हैं, उसके बाद डेजर्ट मिलते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे जब होते हैं जहाँ पर बारिश होती है, ग्रासलैंड के लिए बहुत कम बारिश की ज़रूरत होती है और डेजर्ट में कुछ भी नहीं होता है, तो ये बात भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऑफशोर ट्रेड विंड की वजह से क्या बनता है? डेजर्ट बनता है वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट में। कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन, कॉन्टिनेंट कोई भी कॉन्टिनेंट है, मान लीजिए ये कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न मार्जिन ये है, वेस्टर्न मार्जिन ये है। हवा इस तरफ आ रही थी तो यहाँ पर ट्रीज होते हैं, यहाँ पर थोड़ा कम बारिश होती है तो ग्रासलैंड पाए जाते हैं, यहाँ पर कोई बारिश नहीं है तो डेजर्ट पाए जाते हैं। तो वेस्टर्न मार्जिन ये होता है, ईस्टर्न मार्जिन ये होता है। ईस्टर्न मार्जिन पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ऑनशोर विंड आ रही है, इधर से जा रही होती है तो ऑफशोर विंड होती है, यहाँ पर डेजर्ट पाए जाते हैं। तो ट्रेड विंड जो ईस्टर्लीज विंड होती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं, वो वेस्टर्न मार्जिन कॉन्टिनेंट पे ऑफशोर ट्रेड विंड की वजह से डेजर्ट पाए जाते हैं। ये सारी बात आपको क्लियर हो गया है? बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं। आगे समझने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। होता यह है कि ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, ये है पोलार हाई प्रेशर बेल्ट। जब यहाँ पर इक्विनॉक्स का कंडीशन है, सन यहाँ पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बैलेंस चल रहा है। सन जब इस तरफ चला जाता है तो ITCZ क्या होता है? ITCZ को ध्यान समझिएगा। मैं इसको, आपको बहुत गंदा लग रहा होगा लेकिन ध्यान समझिएगा। ये देखिए, यहाँ से हवा आई और ये हवा गई, ये दोनों कहाँ पर मिले? यहाँ पर मिले। जब दो जगह से दो हवाएं एक दूसरे के पास आती हैं, मिलती हैं, क्या होती हैं? कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब एक दूसरे के पास आना। प्लेट में पड़े थे, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो ये दोनों जब हवा एक दूसरे के पास आते हैं तो मिलते हैं, तो ये कन्वर्जेंस होता है। और ट्रॉपिकल दूर है, एक ट्रॉपिक्स यहाँ है, दूसरा ट्रॉपिक यहाँ है। इंटर ट्रॉपिकल, एक दूसरे के ट्रॉपिकल के आने वाले, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बनता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हेडली सेल का पार्ट होता है। कन्वर्जेंस जोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ट्रेड विंड की वजह से जो हवा बनती है उसको ITCZ के नाम से जानते हैं। तो वेस्टर्लीज विंड होती है और यहाँ पर ईस्टर्ली विंड होती है, ये दोनों मिलते हैं तो ये कन्वर्जेंस जोन बन जाता है। ये बात याद रखिएगा। और ITCZ हमेशा जो होता है कैसा होता है? लो प्रेशर जोन बनता है। क्यों लो प्रेशर होता है? क्योंकि यहाँ पर हवा आ रही होती है, हवा आ रही है तो इसका मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है, तो लो प्रेशर जोन ही होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है किसी को? अब ITCZ, जैसे मान लो सन यहाँ पर है तो ITCZ यहाँ पर है, सन थोड़ा सा ऊपर गया तो ITCZ थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट हो जाता है तो ट्रेड विंड भी शिफ्ट हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो ट्रेड विंड भी शिफ्ट हो जाती है, ITCZ भी शिफ्ट हो जाता है। ये इतनी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्लीज के बारे में सारी बात बता चुका हूँ आपको। वेस्टर्न मार्जिन, अच्छा वेस्टर्लीज के बारे में, वेस्टर्लीज की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कहाँ गया मेरा? ये वेस्टर्लीज हैं। कौन कौन सी वेस्टर्लीज है? ये देखिए, ये वेस्टर्लीज है, ये वेस्टर्लीज है, इधर भी वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज की बात कर रहे हैं तो मतलब 30 से 40 45 डिग्री वाले, 30 से 45 डिग्री के बीच में हम कहानी को शुरू कर रहे हैं। और कहानी को हम शुरू कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा होता क्या है। ये है वेस्टर्लीज। ठीक है, वेस्टर्लीज जो होती है वो विंटर के समय बहती है, जिसको वेस्टर्लीज कहते हैं। थ्रू आउट द ईयर होती है 45 से 60 के बीच में, और वहाँ पे उसी को ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। जहाँ पर वेस्टर्लीज बहती हैं वो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। वेस्टर्लीज बह रही है मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही है। अभी देखा था नॉर्मल ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं, लेकिन ये जाती हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं तो ये वाला वेस्ट हो गया, ये हो गया ईस्ट कॉन्टिनेंट का, और ये मिड वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे बारिश करती हैं।
और यहाँ पे बारिश करके फिर आगे निकल जाती है, यहाँ पे कोई बारिश नहीं करती हैं। बात समझ में आ रही है? तो समर के महीने में यहाँ पर कोई बारिश नहीं होती है, लेकिन विंटर के महीने में खूब बारिश होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो नाम होता है वो वेस्टर्लीज की वजह से आता है। क्लियर हो गई बात? वेस्टर्न मार्जिन ऑनशोर बन जाता है। ऑनशोर मतलब होता है समुद्र से बारिश करती हैं, और ये वेस्टर्न मार्जिन जो होता है उस पर रेनफॉल कम होता है। वेस्टर्न मार्जिन जनरली ईस्टर्लीज में वेस्टर्न मार्जिन पे रेनफॉल कम होता है, लेकिन इस केस में वेस्टर्लीज जब बहती हैं तो इस कंट्रीज में क्या होता है, वेस्टर्न मार्जिन ऑनशोर बन जाता है और यहाँ पे खूब बारिश होती है। इसी को जो होता है ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है। होता क्या है, ये हमें वर्ल्ड मैप पे याद होगा तो ये है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी से हवा बहती है, हवा बहती है तो हर जगह जो है बारिश करती हुई जाती है। तो इंडिया में भी ठंडी के महीने में खूब बारिश होती है, खूब बारिश नहीं होती है बारिश, तो ये किसकी वजह से होता है, मेडिटेरेनियन सी से आने वाली हवा से, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता है। इतनी बात ध्यान रखिएगा कि जब हवा आती है तो वो क्या करती है, हवा आती है ठंडी के महीने में, ठंडी के महीने मेडिटेरेनियन से चलती है तो थोड़ा बहुत ठंडी में बारिश करती है। इसी बारिश को हम लोग क्या कहते हैं, इसी बारिश को हम लोग कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो वेस्टर्लीज की वजह से होता है। बाकी 45 से 50 डिग्री के बीच में या 35 से 40 डिग्री के बीच में मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, जहाँ पर हमेशा जो है उस वेस्टर्न मार्जिन पे बारिश होती रहती है। वेस्टर्न मार्जिन जो होता है वो ऑनशोर हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत किसी को? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की बात करें तो लो प्रेशर एरिया होता है, कन्वर्जेंस होता है नॉर्थ ईस्ट और सदर्न साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का, राइजिंग ऑफ एयर हो जाता है, इनस्टेबिलिटी का कंडीशन होता है। जब दो मिलती हैं तो ये हवा ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे इनस्टेबिलिटी होगा, इनस्टेबिलिटी होगा तो फ्रीक्वेंट प्रेसिपिटेशन होता है। हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो वाटर वेपर बनेगा तो बारिश होगी, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंट प्रेसिपिटेशन होता है और सीजनल शिफ्टिंग होती है। जून के महीने में ITCZ नॉर्थ की तरफ चला जाता है और दिसंबर के महीने में ITCZ साउथ की तरफ चला जाता है। इस वजह से जो होता है ये ITCZ की शिफ्टिंग देखने को मिलती है। बात समझ में आ गई? ITCZ जो होता है वो हेडलेस सेल सर्कुलेशन का पार्ट है, रिस्पॉन्सिबल होता है इंडियन मानसून के लिए। इंडियन मानसून के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, ITCZ ऊपर की तरफ आता है तो दोनों कन्वर्जेंस होती है और इसी वजह से तो हाई प्रेशर लो प्रेशर का कंडीशन बनता है। जेट स्ट्रीम जो होती है उसको नीचे दबाती है और ये पूरा पार्ट जो है ITCZ वाला कभी बाद में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ा जाए सर। तो वेस्टर्लीज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए वेस्टर्लीज जो होती है ना, अगर वेस्टर्लीज की हम बात करें यहाँ पर तो ये देखिए वेस्टर्लीज जो होती हैं वो बहुत तेज चलती हैं। वेस्टर्लीज जो होती हैं यहाँ पर ये होती हैं वेस्टर्लीज, ये बहुत तेज चलती हैं, बहुत तेज चलती हैं, इधर भी बहुत तेज चलती है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का कोई पार्ट होता नहीं है तो इस केस में इसको क्या बोला जाता है, इस केस में इसको अब यहाँ पे देखिएगा होता ये है कि सदर्न, ये देखिए सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट की तरफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलार लो प्रेशर के बीच में ये वेस्टर्लीज चलती हैं। वेस्टर्लीज इतनी स्ट्रांग होती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों सदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रांग होती हैं? देखो नर्दर्न हेमिस्फीयर में ये लैंड एरिया ज़्यादा है, लैंड एरिया है तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होता है तो क्या उस कंडीशन में फ्रिक्शन होगा तो बताओ हवा स्लो हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें साउथ एरिया में, सदर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पर वाटर का एरिया ज़्यादा होता है, वाटर का एरिया, ओशन का एरिया ज़्यादा है, तो ओशन के एरिया में वहाँ पर क्या होता है, ओशन ज़्यादा है तो फ्रिक्शन कम है, और फ्रिक्शन कम होता है तो क्या होता है, फ्रिक्शन कम है तो हवा बहुत तेज चलती है। हवा बहुत तेज चलती है तो 40 डिग्री लेटीट्यूड पे उसको रोरिंग 40 के नाम से जानते हैं, 50 डिग्री लेटीट्यूड पे फ्यूरियस 50 के नाम से जानते हैं, और 60 डिग्री लेटीट्यूड पे श्रीकिंग 60 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका चीकता 40, ये हो गया प्रचंड 50, और ये है आपका चीकता 60। तो ये है रोरिंग 40, फ्यूरियस 50 और श्रिकिंग 60 के नाम से जानते हैं। किसको जाना जाता है? तो वेस्टर्लीज को जाना जाता है। विद अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाता है। ये सारी बात समझ लीजिए। मतलब यहाँ पे देखिएगा जब ओशन होता है तो फ्रिक्शन कम होता है तो हवा की स्पीड बढ़ जाती है। सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है तो इसको 40 डिग्री पे रोरिंग 40, 50 डिग्री पे फ्यूरियस 50 और 60 डिग्री पे श्रिकिंग 60 के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ा जाए तो विंड्स हमारे पास 3 टाइप की होती हैं। पहला होता है प्राइमरी विंड, दूसरा होता है सेकेंडरी विंड, और तीसरा होता है लोकल विंड। ठीक है, तो प्राइमरी विंड के बारे में प्लेनेटरी विंड और परमानेंट विंड, जिसके बारे में हमने बात कर लिया कि पहला हो गया ट्रेड विंड, दूसरा हो गया वेस्टर्लीज, और तीसरा हो गया पोलर ईस्टर्लीज, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद पीरियोडिक विंड, जिसमें आता है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, एक होता है वैली और माउंटेन ब्रिज, एक होता है मानसून जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, और एक होता है लोकल विंड। लोकल विंड मतलब हर जगह, जैसे लू चलता है आपके इंडिया में, हरमट्टन चलता है, ठीक है, और ब्रिक फिल्डर चलता है, तो वो सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, लोकल विंड का पार्ट माने जाते हैं। ये बात समझ में आ गई। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की कहानी क्या है? देखिए जब देखिए यहाँ पर है लैंड और ये है ओशन,
तो गर्मी का महीना है, ठंडी का महीना है, या डे का समय है, डे का समय है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जल्दी गर्म होता है, जल्दी गर्म होगा तो हवा ऊपर की तरफ जाएगा, हवा ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या बनता है, यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। और पानी जो होता है वो जल्दी गर्म नहीं होता है, पानी ना तो जल्दी गर्म होता है ना तो जल्दी ठंडा होता है। क्यों होता है, बताया हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से। तो यहाँ पर अभी बना है हाई प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो ये दिन के समय हवा इस तरफ चलती है तो इसको सी ब्रीज, क्योंकि समुद्र की तरफ से चलती है तो इसको सी ब्रीज के नाम से जानते हैं। और ठंडी के महीने में, सॉरी ठंडी के महीने में कह रहा हूँ, रात के समय में यहाँ पर ये जल्दी ठंडा हो जाता है, जो जल्दी गर्म होता है वही जल्दी ठंडा होता है, हाई प्रेशर हो जाता है यहाँ पर। अर्थ, ये जो लैंड एरिया होता है वो रात के समय जल्दी से ठंडा हो जाता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है, इसके कंपेयर में पानी अभी गर्म है, तो यहाँ पर बन गया हाई प्रेशर, ये बन गया लो प्रेशर। तो अब लैंड से हवा चलने लगती है, इसी को जो है लैंड ब्रिज के नाम से जानते हैं। फिर से समझिए, दिन का जब समय होता है तो पानी ना तो जल्दी ठंडा ना तो जल्दी गर्म, तो लैंड बहुत तेजी से गर्म होता है, लैंड गर्म हो गया तो यहाँ पे बन गया हाई प्रेशर, लो प्रेशर बन गया, क्योंकि हवा ऊपर की तरफ चली गई, पानी में अभी भी हाई प्रेशर है तो पानी से हवा चलने लगती है लैंड की तरफ, इसको लैंड ब्रिज कहते हैं। रात का समय है तो लैंड एरिया जल्दी से ठंडा हो गया, क्योंकि रेडिएशन को इमिट कर दिया, यहाँ पर बन गया लो प्रेशर, पानी अभी भी गर्म है तो हाई प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लगती है, इसको सी ब्रिज की कैटेगरी में रखते हैं। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए, वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज होता क्या है, ये माउंटेन है, माउंटेन जो होता है, दिन का समय है तो यहाँ पे हवा आती है तो ये बन जाता है क्या, लो प्रेशर। दिन का समय है, टेम्परेचर बढ़ा तो लो प्रेशर बन गया, और उसके कंपेयर में वैली में सनलाइट ज़्यादा नहीं आती तो यहाँ पर बनते हैं हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से दिन में जो है ये जाता है क्या, हवा इस तरफ चलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैली ब्रिज कहते हैं। रात का समय खूब कड़ाके की बर्फ पड़ रही है और ये हो गया ठंडा हो गया तो ये बन जाता है हाई प्रेशर। उसके कंपेयर में वैली अभी भी क्या है, लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बहने लगती है, इसको क्या बोलते हैं, माउंटेन ब्रिज कहते हैं। तो ये हो गया लैंड ब्रिज, ये हो गया सी ब्रिज। माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज की एक बार और फिर से कहानी समझ लीजिए। ये माउंटेन है और ये है वैली। यहाँ पर दिन के समय लो प्रेशर बन गया, क्योंकि टेम्परेचर आ रहा था, इंसोलेशन आ रहा था, टेम्परेचर कम हुआ, लो प्रेशर बना। और यहाँ पर अभी भी इसके कंपेयर में अभी धूप कम आ रहा है तो ये हाई प्रेशर है, तो हवा जो होती है किधर से किधर की तरफ चलती है, तो इस तरफ चलने लगती है। दिन के समय हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लगती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैली ब्रिज। ठीक है, अब आगे देखिए, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर रात का समय हो गया तो खूब यहाँ पे ठंडा हो गया तो ये बन गया हाई प्रेशर। इसके कंपेयर में ये क्या है, लो प्रेशर है, हवा इस तरफ चलने लगती है। हवा जब इस तरफ चलने लगती है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माउंटेन ब्रिज। क्या कहते हैं इसको, माउंटेन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो दो प्रकार की ब्रिज हो गई, पहला वैली ब्रिज, दूसरा माउंटेन ब्रिज, और सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। आपको सारी बात क्लियर हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सब आपको कहानी पूरी समझ में आई होगी। ITCZ पे एक अलग से सेशन 10-15 मिनट 20 मिनट का करेंगे। ITCZ शिफ्ट होता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। आपको मैंने कोरियोलिस फोर्स के बारे में बता दिया, साइन 0 की वैल्यू मिनिमम, साइन 90 जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम होता है तो पोल पे जो होता है कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा होता है, और इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स कम होता है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, पोलार क्या होता है, हाई प्रेशर बेल्ट, और सब पोलार जो होता है वो लो प्रेशर बेल्ट होता है। सारी बात समझ में आ गई है। इक्वेटर पे क्यों नहीं साइक्लोन आते हैं, क्योंकि साइन 0 होता है, और साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो उस कंडीशन में कुछ नहीं होता है। मतलब उस कंडीशन में आपको कुछ समझ में नहीं आता, मतलब साइक्लोन नहीं बनते हैं। यहाँ पे बन जाता है 3 टाइप का सेल, पहले को बोला जाता है हेडले सेल, दूसरे को बोला जाता है फेरल सेल, और तीसरे को बोला जाता है पोलार सेल। अब आपको ये इमेज समझ में आ गई होगी। इस एरिया को लो प्रेशर कहते हैं, इस एरिया को हाई प्रेशर कहते हैं, इस एरिया को भी लो प्रेशर बोलते हैं, इस एरिया को हाई प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्म होता है, हवा ऊपर की तरफ जाता है तो इस एरिया में लो प्रेशर बनता है, और यहाँ पर हवा ठंडी होती है तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। इस तरफ से भी हवा आती है, इस तरफ से भी हवा आती है। सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ITCZ बात करेंगे, और ITCZ के अलावा जो है वो आपको मैं बताऊंगा जो सीजनल विंड्स होती हैं, अलग अलग जहां पर नाम होता है वो कैसे होते हैं, उसके नेचर क्या होते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इसका नोट्स बना लीजिएगा। ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।